नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीजीसीएल का रिक्रूटमेंट आ चुका है। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक हम लोग एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है। पहला पार्ट इसका हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो चुका है, उसको जाके देखिए अगर देखा नहीं है तो हम लोग इस वीडियो में 61 से लेके 60 से लेके 20 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन कवर करेंगे। लगभग 60 क्वेश्चन 60 से लेके 20 नंबर तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं 61 विच ऑफ द वैल्यू इज द डीमेरिट ऑफ ईडी करंट। सर्किट में अगर ईडी करंट ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से हीट भी प्रोड्यूस होता है, अननेसेसरी हीट। तो अननेसेसरी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, अननेसेसरी हीट इज द राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे ये डीमेरिट है ईडी करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉपर वायर हैविंग ट्वाइस। अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉपर वायर 2 गुना बढ़ जाता है तो डायमीटर ऑफ अनदर कॉपर वायर इज। डायमीटर ऑफ अनदर कॉपर वायर क्या होगा? अगर 2 गुना बढ़ गया यहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी तो इसका डायमीटर करंट कैरिंग कैपेसिटी का 2 गुना अर्थात 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 4 टाइम्स एज ग्रेटर इज द राइट आंसर। 3 नंबर इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर अगर कॉपर वायर का 2 गुना बढ़ जाता है, ट्वाइस टाइम हो जाता है, इसका डायमीटर अनदर कॉपर वायर का 4 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपात एरिया के साथ, और रेजिस्टेंस आर कंडक्टेंस के व्युत्क्रमानुपात जी इज इक्वल टू 1/r। अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 63 द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक खतरा से कैसे बचें, अवॉइड करें, उसके लिए क्या पॉइंट है देखते हैं। हैविंग प्रॉपर रेड फेज इन प्लेस, नहीं ये नहीं हो सकता। वाई फेज इन प्लेस नहीं। न्यूट्रल वायर इन प्रॉपर न्यूट्रल नहीं। 2 नंबर इज द राइट आंसर। हैविंग प्रॉपर एर्थिंग इन प्लेस, अगर एर्थिंग प्रॉपर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। हम जानते हैं एक सिस्टम को एर्थिंग इसीलिए दिया जाता है ताकि लीकेज करंट अगर फ्लो होता है तो एर्थिंग के द्वारा वो ग्राउंड हो सकता है। इसीलिए सेफ्टी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ्टी के लिए एर्थिंग को दिया जाता है। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर, हैविंग प्रॉपर एर्थिंग इन प्लेस। चलिए 64 नंबर पर चलते हैं। द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनोसोडियल वेव फॉर्म। साइनोसोडियल अर्थात एसी का साइनोसोडियल वेव फॉर्म में फॉर्म फैक्टर क्या है? फॉर्म फैक्टर इज द एवरेज नहीं, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू है 1.11 इन एसी साइनोसोडियल वेव फॉर्म। इसको याद रखिएगा आप लोग, 1.11 इज द फॉर्म फैक्टर। और इसका किसके किसके क्या फैक्टर है? आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर होता है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैज़ ए लोएस्ट रेजिस्टेंस। देखिए, एक सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है एमीटर। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये गलत रीडिंग बताएगा। इसका रेजिस्टेंस सर्किट से कम होना चाहिए, तो लोएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा? एमीटर का होगा। इधर राइट आंसर। वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 3 फेज सप्लाई में कैन बी चेंज इनटू 2 फेज सप्लाई। अगर ट्रांसफार्मर को किस तरह कनेक्शन किया जाएगा ताकि 3 फेज सप्लाई 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ, किसके सहायता में? ना ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होता है स्कॉट कनेक्शन, अगर 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कॉट कनेक्शन। ये जो भी कनेक्शन दिया हुआ है उसको ओपन डेल्टा कनेक्शन बोला जाता है। अगर डेल्टा कनेक्शन में एक वाइंडिंग अगर कुछ खराबी आ जाता है, उसमें भी कनेक्शन रहता है, तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इन एसी वाइंडिंग ए 4 पोल मोटर है 24 स्लॉट। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं कि नंबर ऑफ पोल पिच क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट बाय नंबर ऑफ पोल, ये हम किए थे क्वेश्चन इसमें। तो ये न्यूमेरिकल पूछा है इसका। एसी वाइंडिंग में 4 पोल मोटर है, पोल संख्या 4 है और सब स्लॉट की संख्या 24 है, तो उसका पोल पिच क्या होगा? ना स्लॉट बाई पोल। तो इसका क्या आंसर आएगा? स्लॉट बाई पोल मतलब स्लॉट मतलब 24 और पोल मतलब 4 424, 6 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं।
विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूजुअली यूज टू चार्ज द बैटरी। तो देखिए ये कांस्टेंट लोड होता है, मतलब लोड के साथ वेरिएशन नहीं होता है, तो इसीलिए शंट मोटर को शंट जनरेटर को हम लोग यूज़ करते हैं बैटरी के चार्जिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इन ब्रूसलेस अल्टरनेटर देयर आर टू अल्टरनेटर ऑन वन शाफ्ट। अगर एक शाफ्ट में 2 अल्टरनेट कनेक्टर है तो व्हिच आर दोज? मेन अल्टरनेटर एंड एक्साइटर। देखिए एक मेन अल्टरनेटर को एक्साइट करना पड़ता है फील्ड को एक्साइटेशन के लिए, तो फील्ड को एक्साइटेशन के लिए एक अल्टरनेटर कनेक्टेड कपलिंग होता है शाफ्ट के साथ, इसीलिए मेन अल्टरनेटर एंड एक्साइटर बोला जाता है। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। क्योंकि ये अल्टरनेटर में ब्रूसलेस नहीं है तो अलग से एक्साइटेशन के लिए एक अल्टरनेटर की ज़रूरत होता है, इसीलिए मेन अल्टरनेटर के साथ एक एक्साइटर लगा होता है ताकि उसको वो एक्साइटर घुमाएगा तो अल्टरनेटर को एक्साइटेशन के बाद करंट जनरेशन हो पाएगा। तो देयर आर 2 अल्टरनेटर वन शाफ्ट मतलब क्या होगा, एक मेन अल्टरनेटर होगा और एक एक्साइटर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पिन वाइस, ये हो छोटा जॉब्स लाइक पिन, इसको होल्ड करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए हम लोग पिन वाइस यूज करते हैं। 2 नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन इलेक्ट्रिकल करंट रेशियो ट्रू पावर अपरेंट पावर इज कॉल्ड। याद रखिएगा पावर फैक्टर को ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर, इसके वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ट्रू पावर बाई अपरेंट पावर, इसको हम बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएलपी? एक्स मतलब क्रॉस, एल मतलब लिंक, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन इज द राइट आंसर। 4 नंबर इज द राइट आंसर, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, पी एक्सएलपी केबल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फेज एंगल बिटवीन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फेज एंगल क्या है? इलेक्ट्रिकल एंगल। दोस्तों याद रखिएगा, अगर सिंगल फेज मोटर है फेज एंगल 90 डिग्री, अगर 3 फेज है तो फेज एंगल अगर 3 फेज है तो 120 डिग्री, अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज मोटर है तो फेज एंगल 90 डिग्री, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन ड्राई सेल, एमोनियम क्लोराइड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे देखेंगे इसका। तो इलेक्ट्रोलाइट किस में होता है ड्राई सेल का? एमोनियम क्लोराइड, तो याद रखेंगे इसको। MnO2 भी यूज़ होता है लेकिन वो डीपोलराइजर के हिसाब से यूज़ होता है, तो ज़्यादातर एमोनियम क्लोराइड ही ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक्साइटिंग कॉयल ऑफ एनी डीसी मशीन आर वुंड। एक्साइटिंग कॉयल ऑफ डीसी मशीन के एक्साइटेशन के लिए एक्साइटेशन कॉयल कैसे वुंड होता है? नहीं, डीसी एक्साइटेशन के लिए पोल है, आर्मेचर है और इसका पोल है। पोल एक्साइटेशन के लिए पोल को हम सप्लाई देते हैं, इसीलिए अराउंड द पोल्स एक्साइटेशन कॉयल किस में होता है? पोल में होता है डीसी मशीन में। नेक्स्ट चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स कैसे किया जाएगा? ब्रूस में जो लीड होता है उसको फील्ड वाइंडिंग हो या आर्मेचर वाइंडिंग, ये दोनों को किसी एक लीड को, या फील्ड वाइंडिंग का लीड या आर्मेचर वाइंडिंग का लीड, किसी एक का लीड को अगर बदल देंगे तो इसका मोटर का डायरेक्शन चेंज हो पाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। डीसी शंट जनरेटर क्या है? डीसी शंट जनरेटर में कांस्टेंट लोड तो होता है, स्लाइटली ड्रॉप होता है। तो डीसी शंट मोटर में स्लाइटली ड्रॉप होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड के हिसाब से, तो इसीलिए 2 नंबर का आंसर को सही मानेंगे हम लोग। स्लाइटली ड्रॉपिंग इन कैरेक्टरिस्टिक डीसी शंट जनरेटर में, ये कांस्टेंट लोड में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन एनी इंडक्शन मोटर इफ द नंबर ऑफ पोल आर डबल्ड देन द स्पीड विल। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे क्या है ना, रेसिप्रोकल 1/R इज इक्वल टू G। तो कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है MHO, इसका सिंबल है ऐसा, और यूनिट MHO बोला जाता है, नहीं तो साइमन बोला जाता है, ऐसा ही है, साइमन इसका यूनिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय, ये डायरेक्ट आंसर है केल्विन डबल ब्रिज, इसको यूज़ करते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, यहाँ पे हम डायरेक्ट सवाल आया हुआ है निमी में से।
अगर लैमिनेशन करते हैं इसका थिकनेस कितना रहता है लैमिनेशन का, ये हम निमी में से देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ है कि 0.5 थी शीट डिस्क और लैमिनेशन अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm थिक। तो इसका लैमिनेशन कितना mm का होता है, 5 mm का। ये निमी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड। याद रखिएगा इसको, ये भी डायरेक्ट सवाल है। जो करंट को फ्लो होने में अपोज करता है, बाधा देता है, तो उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट बोला जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपात को कंडक्टेंस बोला जाता है। और वोल्टेज हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो वोल्टेज बोला जाता है उसको इसका यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं। इन 3-phase ऑयल कूल्ड पावर ट्रांसफार्मर द डिवाइस कंजर्वेटर, ब्रेदर, एक्सप्लोजन वेंट, बूस्टर रिले आर डैश डिवाइसेस। याद रखिएगा इसको, ये जो जितना डिवाइसेस लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए लगा हुआ है, तो ये प्रोटेक्टिव है। बूस्टर रिले ये सब है प्रोटेक्टिव डिवाइस, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए व्यवहार किया जाता है। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज गिवन बाय, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, थोड़ी देर में बात किए थे हम लोग। एन इज इक्वल टू एफ इंटू 120/P। तो एन इज इक्वल टू एफ इंटू 120/P। 1 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज इन लाइन टेस्टर। हम लोग लाइन टेस्टर, नियन टेस्टर में यूज करते हैं, तो इसका नियन बल्ब है राइट आंसर। ये डायरेक्ट सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, अभी इसको हम हल कर चुके हैं पहले। इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल, ये यहाँ पे सिंबल में दिया हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ था, लिखा हुआ था। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। NH4Cl ये दिया हुआ था पहले सवाल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अमोनियम क्लोराइड 74, ये 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। NH4Cl ये रहा विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। तो इसका 2 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए डिवाइस दैट चेंजेस DC सप्लाई टू AC। याद रखिएगा DC टू AC जो चेंज करता है उसको इन्वर्टर बोला जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पतले तार का होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। सीरीज रेजिस्टेंस मोटा तार का होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस कम होता है। और उससे भी कम रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। 2 नंबर इज द राइट आंसर, मोर देन द सीरीज एंड आर्मेचर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड ईच अदर। किसके हिसाब से इंसुलेटेड होता है, किस चीज़ से, माइका। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच मोटर इज यूज्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क। देखिए ट्रैक्शन के लिए हाई टॉर्क की जरूरत होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना जरूरी है, इसलिए सीरीज मोटर को काम में लेते हैं। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड देखिए सिंक्रोनस मोटर तीनों स्पीड में काम कर सकता है, अंडर एक्साइटेड, कॉन्स्टेंट स्पीड में और ओवर एक्साइटेड में। तीनों पावर फैक्टर में काम कर सकता है ये। तो इसीलिए ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर के लिए पावर फैक्टर विल बी लीडिंग होगा। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। टू चेंज ऑफ द रेशियो डायरेक्शन ऑफ ए DC मोटर विल बी नीड। देखिए अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करना, या तो फील्ड को टर्मिनल को चेंज करेंगे या फिर आर्मेचर टर्मिनल को चेंज, किसी एक टर्मिनल को चेंज करेंगे, तभी जाके डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 नंबर, देखिए रिवर्स फील्ड और आर्मेचर, किसी एक को अगर कनेक्शन को हम लोग बदल देंगे तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर, रिवर्स फील्ड कनेक्शन या आर्मेचर कनेक्शन। 93 पर चलते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल PMMC इंस्ट्रूमेंट सिर्फ DC के लिए ही यूज होता है, ये तो याद रखने वाला सवाल है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ACSR कंडक्टर के पूरा नाम, फुल A फॉर एल्यूमिनियम, C फॉर कंडक्टर, S फॉर वॉश स्टील, R फॉर रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स, ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग यूज़ करते हैं इस टाइप का कंडक्टर। ACSR, SSC ये सब कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एन ऑल्टरनेटर वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड द लॉ ऑफ, ये हम लोग DC जनरेटर हो गया, DC जनरेटर, DC मोटर, ये सब फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी के रूल में काम करते हैं। तो ऑल्टरनेटर भी फैराडेस लॉ में ही काम करता है। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बार सिटिंग ऑन 1 लाइन ऑफ द कंडक्टर ऑफ द 3-phase लाइन। अगर 3-phase लाइन के एक ही लाइन पे बिठा है तो वो सेफ है। क्यों, हम लोग जानते हैं यहाँ पे फेज और फेज, दोनों फेज लाइन अगर कनेक्टेड हो जाता है बिना लोड के तभी शॉर्ट होता है, नहीं तो फेज और न्यूट्रल अगर दोनों एक साथ कनेक्टेड होता है बिना लोड के तो
उसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बैठा है बर्ड एक ही तार पे बैठा है, तो सिंगल लाइन पे बैठा है, तो इसीलिए कोई कंडक्टर के साथ वो टच नहीं हुआ है, इसीलिए वो सेफ है। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। मूविंग आयरन ये तो दोनों में यूज़ होता है, हम जानते हैं इसको, ये डायरेक्ट सवाल है, दोनों AC एंड DC दोनों में यूज़ होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर इंडक्शन मोटर 10 HP का है, ये 5 HP तक हम लोग ड्यूअल स्टार्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे 10 HP इंडक्शन मोटर की बात किया है, तो 10 HP मतलब स्टार डेल्टा में जाएंगे हम लोग। 1 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फायर शुड बी ओनली फायर इलेक्ट्रिकल का है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इधर कैटेगरी C में आएगा या E में आएगा। तो इसको किस टाइप का फायर इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे, ये तो फॉर्म टाइप नहीं यूज़ कर सकते इसमें, हम लोग जानते हैं इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC या CO2 वाला यूज़ करेंगे इसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड या CO2 वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं। HRC का फुल फॉर्म क्या है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ये डायरेक्ट सवाल आया हो, इसको याद रखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द वर्क डन बाई स्टार्टर DC मोटर, स्टार्टर काम का क्या है, क्या है स्टार्टर का काम, जो स्टार्टिंग करंट जो ज़्यादा लेता है वो 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा लेता है, याद रखेंगे हम लोग। DC मोटर 1.5 गुना से 2 गुना तक ज़्यादा करंट लेता है स्टार्टिंग में। क्यों लेता है भाई, क्यों लेता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बैक EMF मोटर में नहीं होता है, और स्टार्टिंग में बैक EMF नहीं होने के कारण ये ज़्यादा करंट लेता है। और क्या, आर्मेचर का वाइंडिंग भी लो रेजिस्टेंस वाला होता है, ये दोनों के कारण ये क्या होता है, करंट ज़्यादा लेता है स्टार्टिंग के टाइम। वो करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग करंट को स्टार्टर में DC मोटर में हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड DC जनरेटर आर कॉल्ड। देखिए मोटर भी है जनरेटर भी है, तो मोटर जनरेटर सेट ही कहेंगे ना भाई इसको। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। एक्साइटेशन के लिए DC यूज़ करेंगे, सॉरी इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे एक्साइटेशन के लिए, उसमें से जनरेटिंग होगा, जनरेटर से हम लोग जनरेट करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवरलोड रिले किस लिए लगता है, मोटर को प्रोटेक्शन के लिए, कौन सा कैसा प्रोटेक्शन देगा ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले ओवरलोड से मतलब ओवर करंट से ही प्रोटेक्शन देगा। 3 नंबर इज द राइट आंसर। इन ए केबल, देखिए इंसुलेशन ऑफ मेगर बिटवीन फेज टू फेज, देखिए अगर फेज टू फेज बीच में कोई शॉर्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, या फेज टू न्यूट्रल में कोई कनेक्शन नहीं है, टॉर्च नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो रेजिस्टेंस इसका कम से कम कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 मेगा ओम को सेफ माना जाता है रेजिस्टेंस, ताकि ये सही है माना जाएगा। तो याद रखेंगे हम लोग, फेज टू फेज या फेज टू न्यूट्रल रेजिस्टेंस नॉट लेस देन क्या होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टर में, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे इसके बारे में। तो नेक्स्ट 3 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेज एन एमीटर इज वुंड ऑन, तो इसका हम लोग देख लेते हैं फिगर एक बार। इसमें जो होता है लिम्ब, एक लिम्ब ये रहा, इसमें करंट कॉइल कनेक्टेड होता है दोनों तरफ, एक लिम्ब ये रहा, इसमें प्रेशर कॉइल वुंड होता है, करंट कॉइल दोनों 2 साइड कनेक्शन होता है, और इसमें जो प्रेशर कॉइल है वो एक ही लिम्ब पे कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ लिम्ब आर लैमिनेटेड और विथ सेम नंबर ऑफ टर्न्स, 1 नंबर इज द राइट आंसर। करंट कॉइल बोथ लिम्ब में कनेक्टेड होता है, ताकि प्रेशर कॉइल एक ही लिम्ब में कनेक्टेड होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द टूल यूज टू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, कौन सा टूल्स है, तो 90 डिग्री की मेजर करने के लिए हम लोग ट्राइस्क्वायर यूज करते हैं। 2 नंबर इज द राइट आंसर। वोल्टेज सप्लाइड बाय 1 सेल ऑफ द लीड एसिड बैटरी, देखिए लीड एसिड बैटरी 2.2 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट तक देता है ये, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो अप्रोक्सीमेट 2 वोल्ट को ही हम लोग सही मानेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिकल मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडिंग में हम लोग पहले से ही जानते हैं इसको, यूनिवर्सल मोटर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये याद रखने वाला सवाल है। 2 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच 2 मेजर पार्ट्स आर फाउंड इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन, देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन में AC हो तो इसमें स्टार्टर और रोटर मिलेगा, अगर DC हो तो आर्मेचर और फील्ड मिलेगा। नेक्स्ट पे चले। लुमिनस फ्लक्स का यूनिट बोला है, लुमिनस फ्लक्स का यूनिट लुमिन होता है। नेक्स्ट पे चलें। बाकी डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटेड एंड इफेक्टिव वैल्यू और रेजिस्टेंस, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड,
देखिए अगर रेजिस्टेंस का कुछ लिखा हुआ प्रिंटेड हुआ है इसमें 10 ओम और इसमें फ्लो होता है 8 ओम तक, ये गैप रहा 2 ओम, इसको बोला जाता है टॉलरेंस। और लिखित वैल्यू से इसमें जो डिफरेंस होता है प्रिंटेड वैल्यू से और इफेक्टिव, ये रहा इफेक्टिव वैल्यू, ये जितना गैप कम रहेगा इफेक्टिव वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू में उतना सही माना जाएगा इसको। तो प्रिंटेड वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, ये इफेक्टिव वैल्यू इतना ही फ्लो सकता है, लेकिन इसमें मार्किंग हुआ है व प्रिंटेड हुआ है 10 ओम। तो इफेक्टिव वैल्यू से और लिखित वैल्यू प्रिंटेड वैल्यू में अगर अंतर कम आता है, जितना कम आता है उतना अच्छा रेजिस्टेंस माना जाएगा, तो हम याद रखेंगे हम लोग। तो गीज़र ये कि हीटिंग इफेक्ट में देखा जाता है, ऐसा हीटिंग इफेक्ट काम करता है इसमें गीज़र। हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रिकल का एक इफेक्ट है। तो H इज इक्वल टू I स्क्वेयर R T, हीट इज करंट का स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस टाइम के समानुपात होता है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर इंटू RT। तो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट रहा सेंट्रीफ्यूगल स्विचेस, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर होता है, रोटर होता है, शाफ्ट होता है, लेकिन कार्बन ब्रश नहीं होता है। कार्बन ब्रश डीसी में होता है, डीसी मशीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का कौन सा पार्ट नहीं है हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं इंडक्शन मोटर में शाफ्ट होता है, स्टार्टर होता है, रोटर होता है, कार्बन ब्रश नहीं होता है। कार्बन ब्रश डीसी मशीन में होता है, एसी में नहीं है। 4 नंबर इज द राइट आंसर। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज डिसकनेक्टेड ऑन डेज ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अगर एक मोटर फुल लोड का अगर 75 स्पीड में चलता है, अगर लोड ले लेता है तो उसको डिसकनेक्ट हो जाता है, ये 75% लोड में से, याद रखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। तो 75 लोड जब ले लेता है फुल स्पीड का तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिसकनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 500 वोल्ट दिया हुआ है, तो आरएमएस वैल्यू के बारे में पूछा है। आरएमएस वैल्यू मतलब 0.707 उसका आरएमएस वैल्यू होता है। तो 500 वोल्ट को क्या करेंगे हम लोग, 500 वोल्ट को 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, 4 नंबर 353.5 वोल्ट आएगा इसका आंसर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यथ लिखे सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो नोन एज जीएलसी, भी थोड़ा एडवांस पर्सन में आ चुका है अभी तक। आरसीसी भी बोला जाता है जिसको, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, या आरसीडी रेसिडुअल करंट डिवाइस बोला जाता है। तो 3 नंबर पे जाएंगे इसका आंसर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीसी भी। नेक्स्ट चलते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। याद रखेंगे हम लोग कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू जेड फाई एन पी वाई 60 इंटू ए। तो 5 फ्लक्स है, एन स्पीड है, पी पोल है, जेड कंडक्टर है, तो ए पैरेलल पाथ है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, जेड फाई एन पी इंटू जेड फाई एन पी बाई 60 इंटू ए। ये रहा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो कितने नंबर पर सही आंसर है, देखिए आप लोग, ई फाई एन पी जेड फाई एन पी एक ही है, 60 इंटू ए। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द बिलो इज द करेंट पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डायरेक्टली क्या है ना, देखा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट एंड रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज के समान होता है। V इज इक्वल टू आई आर इज द राइट आंसर। I इज इक्वल टू वी बाई आर, V इज इक्वल टू आई आर इज द राइट आंसर। ओम्स लॉ पर क्या होता है, वोल्टेज सर्किट के करंट एंड रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इन वेब बाइंडिंग हाउ मेनी पैरेलल पाथ। वेब बाइंडिंग में पैरेलल पाथ 2 होता है, ये याद रखने वाला सवाल है। A इज इक्वल टू 2 है। और अगर लेफ्ट बाइंडिंग होता पैरेलल पाथ पोल के बराबर होता है। तो यहाँ पे वेब बाइंडिंग दिया हुआ है, इसीलिए A इज इक्वल टू 2, पैरेलल पाथ 2 है। तो इसी के हिसाब से 120 का दिन खत्म हो चुका है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा इस वीडियो। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।